नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने आपके साथ जो है कक्षा 10 के जो चैप्टर था हमारा लखनवी अंदाज, उसके प्रश्न उत्तरों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए इसके जो अभ्यास का प्रश्न है, उसका पहला प्रश्न ये है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। ठीक है, उत्सुक ना होना कि उनके इंटरेस्ट उसका उनके अंदर नहीं था। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि लेखक को नवाब साहब के निम्न हाव भावों से महसूस हुआ कि वे लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और बिना पॉइंट्स के भी लिख सकते हैं। इसके आपके मैं दो उत्तर आपको यहाँ पर बताऊँगी, आप कोई सा भी इसमें कर सकते हो। तो पहले जब ये इसमें मैंने आपको दिखाया गया है कि जो पहला जो पॉइंट है, पहले जो हम पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला है कि लेखक की उपस्थिति से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई पड़ना। ठीक है, दूसरा है नवाब साहब का लेखक से बातचीत करने में कोई उत्साह ना दिखाना। तीसरा पॉइंट है नवाब साहब का लेखक की उपस्थिति को लगातार नज़रअंदाज करना और उनके प्रति उदासीनता का भाव प्रकट करना। और फोर्थ पॉइंट है कि नवाब साहब का लेखक की ओर देखने व उनसे बातचीत करने के बजाय गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहना। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम दूसरी प्रकार से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा, लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो वहाँ पहले से ही एक सज्जन पुरुष पालथी लगाए बैठे थे। उनके सामने खीरे रखे थे। लेखक को देखते ही उनके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उन्हें लेखक का आना जाना अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लेखक ने उनके एकांत चिंतन में विघ्न डाल दिया है, इसलिए वे परेशान हो गए। परेशानी की स्थिति में वे कभी खिड़की से बाहर देखते हैं तो कभी खीरों को देखने लगते हैं। और उनकी असुविधा और संकोच वाली स्थिति से लेखक को लगा कि नवाब उनसे बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो हम दोनों प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। एक ये कि जो आपने यहाँ पर देखा जो पॉइंट्स में है, और दूसरा जो है जो मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, इसका जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कौन से स्वभाव को इंगित करता है? इंगित करने का मतलब होता है इशारा करता है या दिखाता है। ठीक है, इसका उत्तर जो है वो इस प्रकार से रहेगा। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि नवाब साहब का बहुत ही यत्न से खीरा काटना, उस पर नमक मिर्च बुरकना और अंततः सूंघ कर ही उसे खिड़की से बाहर फेंक देना उनके झूठे अभिमान व नवाबी घमंड को दिखाता है, और उन्होंने ये काम अपने स्वभाव के अनुरूप ही किया। दरअसल नवाब साहब को अपनी अमीरी व नवाब होने का बड़ा घमंड था, और वो लेखक को एक साधारण आदमी समझकर उन पर अपनी अमीरी का रौब दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खीरे को सूंघकर बाहर फेंक दिया। एक तो उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और दूसरा उत्तर है जो है हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि नवाब साहब ने बहुत नजाकत और सलीके से खीरा काटकर उस पर नमक मिर्च लगाया, फिर उन नमक मिर्च लगी खीरे की फांकों को सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। खाने की बजाय सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनकी इस हरकत का यह कारण होगा कि वे एक नवाब थे, दूसरों के सामने खीरे जैसी आम खाद्य वस्तु खाने में शर्म अनुभव करते थे। लेखक को डिब्बे में देखकर नवाब को उनकी रईसी याद आने लगी, इसलिए उन्होंने खीरे को केवल सूंघ कर ही खिड़की से बाहर
फेंक दिया। नवाब साहब के ऐसा करने से लगता है कि वे दिखावे की जिंदगी जी रहे थे। वे दिखावा पसंद इंसान थे और इसके स्वभाव के कारण उन्होंने लेखक को देखकर खीरा खाना अपना अपमान समझा। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी यह कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, यशपाल कौन है? इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे कि किसी भी कहानी का ताना बाना बुनने और उसे सलीके से आगे बढ़ाने के लिए एक विचार, घटनाक्रम, कथा वस्तु, पात्र व पात्रों द्वारा किए गए संवाद का होना अति आवश्यक है। इन्हीं के आधार पर कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ लेखक की इच्छा से ही कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैं लेखक की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। दरअसल लेखक का यह कथन आजकल के लेखकों के ऊपर एक व्यंग है। ठीक है, एक प्रश्न, इस प्रश्न का एक उत्तर और बनता है जो दूसरे तरीके से है। ठीक है, इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि हम लेखक के इस विचार से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक कहानी के पीछे कोई ना कोई घटना, विचार अथवा पात्र अवश्य होता है। उदाहरण के लिए लेखक की इस कहानी लखनवी अंदाज को ही ले सकते हैं, जिसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करने के लिए सारा ताना बाना बुना है। इसमें लेखक के इसी विचार की प्रमुखता है। घटना के रूप में रेल यात्रा तथा पात्र के रूप में लखनवी नवाब आ जाते हैं और कहानी बन जाती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी बन सकती है। प्रत्येक कहानी में इन सब का होना आवश्यक है। ठीक है, तो आप अपने अपने विचार लिख सकते हैं। आप अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं और आप अपने विचारों को से सहमत हैं, तो आप अपने विचार भी इसमें लिख सकते हैं और एक प्रश्न के यहाँ पर दो उत्तर आप डाल सकते हैं। मतलब उत्तर तो एक लिखोगे, मैंने आपको दो बातें सुझाई हैं, तो आप किसी एक में से इनका उत्तर लिख सकते हो। देखिए, अगला प्रश्न है कि इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? देखो, मेरे विचार से मैं इसको नाम देना चाहती हूँ कि एक तो नवाबी अंदाज। ठीक है, लखनवी अंदाज की बजाय उसको क्या बोलेंगे? नवाबी अंदाज। या फिर जो दूसरा मेरे दिमाग में प्रश्न जो नाम आ रहा है इसका, वो है नवाबी अभिमान। क्लियर बेटा? ठीक है, अच्छा, एक इसका उत्तर जो है थोड़ा, ये तो हो गया एक नंबर का प्रश्न। अब बात आती है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके ये प्रश्न जो है 2 या 3 नंबर का आता है, तो 2 या 3 नंबर में आप इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, तो एक्सप्लेन करके मैं आपको बता रही हूँ कि इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे कि इस निबंध को अकड़ू नवाब का नाम देना हम चाहते हैं। तीसरा नाम भी आ गया। ठीक है, एक क्या है? नवाबी अंदाज, दूसरा नवाबी अभिमान और तीसरा मैंने नाम लिया इसका अकड़ू नवाब। ठीक है, तो मेरे माइंड में 3 ही नाम आ रहे थे, तो हम 3 नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि इस निबंध को अकड़ू नवाब नाम देना चाहते हैं या देना चाहती हूँ, क्योंकि इस पाठ के नवाब साहब अपना सारा काम अकड़ कर करते हैं। वे किसी सहयात्री से बातचीत नहीं करते, खीरे को ऐसा काटते हैं जैसे कोई विशेष वस्तु हो। खीरा आम आदमी के खाने की वस्तु है। यह याद आते ही वे उसे खाने के स्थान पर सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। उनकी ये सभी हरकतें इस पाठ को अकड़ू नवाब शीर्षक देने के लिए बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त लेखक ने इस कथन का नाम लखनवी अंदाज रखा है, जो लखनऊ के नवाबों के ज़िंदगी जीने के अंदाज का वर्णन है।
लखनवी अंदाज के अतिरिक्त इस निबंध का नाम नवाब की सनक हो सकता है और इस निबंध में लेखक ने एक नवाब की सनक का वर्णन किया है। नवाब एकांत में तो आम कार्य करते हैं, लेकिन दूसरों के सामने आम कार्य करते समय उन्हें शर्म महसूस होती है। इसके लिए वे आम कार्य को भी खास बनाने का बेतुका प्रयास करते हैं। इस निबंध के अनुसार नवाब खीरे को बड़ी नज़ाकत और सलीके से खाने के लिए तैयार करता है, लेकिन नवाब उन खीरों को लेखक के सामने नहीं खाना चाहता, इसलिए केवल सूंघ कर ही खीरे को खिड़की से बाहर फेंक देता है। यह कार्य केवल ऐसे सनकी लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर इतना खोलकर भी लिख सकते हैं। अगर 1 नंबर में प्रश्न वैसे तो आपका आता नहीं, अगर बाय चांस आ भी जाए तो 1 नंबर में तो आप इसके सिर्फ नाम ही नाम दोगे। अगर ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसको थोड़ा सा डिटेल से बताना पड़ेगा, क्योंकि 2 या 3 नंबर में कम से कम हमें 40 या 50 शब्दों का प्रयोग करना होता है। देखिए, हमारा अगला रचना अभिव्यक्ति के जो प्रश्न हैं उसमें जो पहला प्रश्न हमारा बनता है कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो खीरा खाने की जो प्रक्रिया है इसको अपने शब्दों में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि नवाब साहब लोकल पैसेंजर ट्रेन के 2nd क्लास के एक बिल्कुल एकांत डब्बे में आराम से बैठे थे। उन्होंने अपने सामने साफ तौलिए पर 2 खीरे रखे। खाने की इच्छा होने पर उन्होंने इन खीरे को एक लोटे के पानी से गाड़ी की खिड़की के बाहर धोया, फिर उन्हें अच्छी तरह से तौलिए से पोंछ लिया। उसके बाद जेब से चाकू निकाला, खीरों को बड़े तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और फिर उनमें जीरा मिला नमक और लाल मिर्ची लगाकर उन्हें तौलिए के ऊपर सजाते गए। इसके बाद उन्होंने एक एक टुकड़े को उठाया, उसको सूंघा और उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह खीरे की खुशबू से ही अपना पेट भर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरह से हम इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि नवाब साहब ने पहले खीरे को धोया, फिर तौलिए से उन खीरों को पोंछा, फिर जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें अच्छी तरह से गोदा। उसके बाद खीरे को बहुत सावधानी से छीलकर फाँकों को तौलिए पर बड़े बड़े ढंग से सजा दिया। नवाब साहब के पास खीरा बेचने वालों के पास से ली गई नमक मिर्च जीरा की पुड़िया थी। नवाब साहब ने तौलिए पर रखे खीरे की फाँकों पर जरा जीरा नमक मिर्च छिड़का। उन खीरों की फाँकों को देखने मात्र से ही मुंह में पानी आने लगा था। इस तरह नवाब साहब ने बड़े नज़ाकत और सलीके से खीरे खाने की तैयारी की। ठीक है, उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि ये शायद बादशाह अध्ययन के जो हैं प्रश्न हैं आपके। ठीक है, ये जो है इसमें जो भाषा अभिव्यक्ति है, भाषा अध्ययन है, इसका एक प्रश्न है कि एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। इसमें क्रियापद छांट कर लिखना है, तो इसका क्रियापद क्या है कि बैठे थे। उसके बाद है अकर्मक क्रिया है, वो भी बताना है कि कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। दिखाया जो है हमारा क्रियापद है और इसमें सकर्मक क्रिया है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है क्रियापद है और इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और अगला है अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। इसमें खीरे खरीदना क्या है, क्रियापद है और जो क्रिया कौन सी है, इसमें सकर्मक क्रिया है।
उसके बाद है दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। देखो झाग निकालना क्या है, हमारा क्रियापद है और ये क्रिया है हमारी सकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च से संयोग के चमकती हीरे की फाकों की ओर देखा। देखना क्या है, इसमें क्रिया है और सकर्मक क्रिया है इसमें। अगला है नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से ठीक है। इसमें क्या है, लेट गए क्या है इसमें, क्रिया है और अकर्मक क्रिया है। जेब से चाकू निकाला, जेब से चाकू निकालना क्या है इसमें, कहा इसमें जो निकालना है क्या है, हमारी क्रियापद है और इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है बेटा, आप इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से अब कर लीजिए और नोटबुक में लिख लीजिए।